हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टैक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। स्टूडेंट्स, ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है जिसकी शुरुआत हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। आगे धीरे धीरे हर एक वीडियो के अंदर हम अलग अलग एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इस एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है, किस तरह से एल्गोरिथम काम करती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि फर्स्ट कम यानी जो पहले आएगा, फर्स्ट सर्व, उसको हम पहले ही सर्व करेंगे। क्या आएगा वो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, या बोर्ड पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल है ये, तो न्यूमेरिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे प्रोसेस पर एल्गोरिथम काम कर रही है। तो देखिएगा, मैंने न्यूमेरिकल के तौर पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने तीन प्रोसेस लिए हैं और उनके दो टाइम हमने दिए हुए हैं। इससे पहली वीडियो में आपको टाइमिंग के बारे में बता चुका हूं। अब वो टाइमिंग अगर आपकी समझ में आ गए हैं तो ये आपके अब यहां पर समझना बहुत आपको आसान हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्रोसेस हमने लिया है, यहाँ पे हमने लिया है अराइवल टाइम और यहाँ पर हमने लिया है बर्स्ट टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिस वक्त में हमारे प्रोसेसेस हार्ड डिस्क से उठ के आते हैं हमारे रैम के अंदर। रैम से मतलब रेडी क्यू के अंदर। और बर्स्ट टाइम आपका कंप्लीशन टाइम है, यानी सीपीयू का कितना अमाउंट ऑफ टाइम हमारा एक प्रोसेस उस सीपीयू का टाइम लेता है जिसमें वो सीपीयू उस प्रोसेस को रन करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अभी हमने जो पहला मोड लिया है, ये पहला मेथड लिया है, इसमें हमने जो अराइवल टाइम है वो सबका सेम ले लिया है, यानी प्रोसेस विद सेम अराइवल टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेसेस अराइवल टाइम सबका अलग अलग लेंगे। अभी हमने क्या किया है, ये मान लिया है कि सारे के सारे प्रोसेस एक ही टाइम पर आए हैं, यानी सबका अराइवल टाइम 0 ही है। तो उस केस में हम देख लेते हैं कि किस तरह सॉल्यूशन होता है और कैसे इसका TAT यानी टर्न आउट टाइम निकलता है और वेटिंग टाइम निकलता है। और हम दूसरी एल्गोरिथम में भी देखेंगे कि उसका रिस्पॉन्स टाइम या वेटिंग टाइम या उसका टर्न आउट टाइम किस तरह से निकलता है। और अभी हमने फिलहाल जो यहाँ पे लिया है वो अराइवल टाइम सेम लिया है सबका, तो इस केस को हम पहले देख लेते हैं। आगे जो हमने बर्स्ट टाइम लिया है, ध्यान से देखिएगा। बर्स्ट टाइम में 5 ms, 3 ms और 8 ms। ये ms क्या है? ms बेसिकली माइक्रो सेकेंड, यानी वो बहुत ही माइनर सेकेंड्स में काम करता है हमारा प्रोसेसेस, हमारा सीपीयू। ठीक है, तो ये ms मतलब माइक्रो सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा जब रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस आएंगे तो शुरुआत में क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखें, इस लाइन पर आप ध्यान से दें, इस लाइन पर रेडी क्यू एट t इज इक्वल टू 0, t फॉर टाइम। ठीक है, तो रेडी क्यू हमारा टाइम 0 पर क्या है, P1 P2 P3। यहां से ध्यान से देखें आप, P1 P2 P3। तो 0 अमाउंट ऑफ टाइम पर, 0 टाइम पर P1 P2 P3 हमारे हार्ड डिस्क से उठ के रेडी क्यू के अंदर आ गए। तो हमारा 0 टाइम पर, 0 अमाउंट ऑफ टाइम पर, यानी 0 अराइवल टाइम पर रेडी क्यू के अंदर तीनों के तीनों प्रोसेसेस एंटर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में समझने के लिए हमने जैंट चार्ट बनाया है। जैंट चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं, आसानी से डायग्रामेटिकली समझ जाते हैं कि हमारी वर्किंग किस तरह से इस एल्गोरिथम की हो रही है। तो हम जैंट चार्ट देखते हैं। शुरुआत में सबसे पहले जो पहले आया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ध्यान में रखना कि फर्स्ट सर्व और फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व का फंडा क्या है। जो पहले आएगा वही पहले प्रोसेस होगा, वही पहले रेडी क्यू से उठ के रनिंग क्यू के अंदर जाएगा, उसी को सीपीयू पहले रन करेगा। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, P1 जो हमारा आया था जैंट चार्ट की मदद से हम देख रहे हैं, जैंट चार्ट t इज इक्वल टू 5 पर। 5 पर क्यों? तो ध्यान से देखिएगा, जो पहला प्रोसेस है उसने 5 ms कंप्लीट होने में टाइम लिया है, 5 ms कंप्लीट होने में टाइम लिया है। ठीक है ना, तो 0 पर क्या, देखिए 0 पर P1 आया था, लेकिन कहां तक वो चला, कितना अमाउंट ऑफ टाइम उसने कंप्लीट होने के लिए लिया, 5 यूनिट का या 5 ms का मान लीजिएगा। ठीक है, और बाकी रेडी क्यू के अंदर खाली है। बाकी जो हमारा जैंट चार्ट है वो खाली है, क्योंकि अभी पहला P1 को उसने प्रोसेस किया है, P1 को प्रोसेस किया है। अभी आप जब P1 को प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद में P2 को लेगा, उसके बाद में फिर P3 को लेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब रेडी क्यू हमारे कहां पर पहुंचा, रेडी क्यू हमारा पहुंचा अमाउंट ऑफ टाइम पर 5 पर। 5 पर क्योंकि P1 कंप्लीट हो चुका है, P1 5 पर कंप्लीट हो चुका है, उसने अपना पूरा टाइम 5 सेकंड ले लिया, 5 माइक्रो सेकंड ले लिया। और जब वो कंप्लीट हो गया, प्रोसेस हो गया, तो क्या होगा, अब वो हमारा बाहर निकल जाएगा, रैम से बाहर निकल जाएगा, यानी रनिंग होने के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
अब हमारा दूसरा कौन सा आएगा, P2। अब ध्यान से देखिएगा, T इज इक्वल टू 5 पर क्या होगा, ये हमारा रेडी क्यू है, P1 P2 P3 रेडी क्यू है। रेडी क्यू अंदर तो ऑलरेडी तीनों है, रेडी क्यू में स्टूडेंट्स तीनों ही प्रोसेस है, क्योंकि वो आ चुके हैं सेम अमाउंट ऑफ टाइम पर। तो अब P1 तो प्रोसेस हो चुका है, P1 प्रोसेस हो चुका है, तो देखिए हमने क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, P1 गया, अब बचे P2 और P3। अब इसका जैन चार्ट देख लेते हैं, जैन चार्ट। तो P2 ने कितना टाइम लिया, 5 पर P1 कंप्लीट हुआ था, तो 5 से आगे P2 आएगा, तो P2 ने कितना टाइम लिया है, P2 ने टाइम लिया, देखिए ध्यान से 3 ms। तो 5 से आगे यानी 5 में ये 3 और ms जुड़ जाएगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, 0 से 5 तक P1 चला और 5 में 3 और हमने ऐड कर लिया, तो ये हो गया हमारा 8। तो P2 हमारा 8 ms में जाकर के कंप्लीट होगा, 3 वो और 5 पहले वाले, तो ये 8 हो गए। P2 हमारा 8 यूनिट तक चला, या 8 सेकंड तक चला, या 8 माइक्रो सेकंड तक चला, ये समझ लीजिएगा। यहां पर P2 कंप्लीट हुआ, अब इसका रेडी क्यू क्या होगा, तो रेडी क्यू 8 पर कैसा बनेगा, यानी ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब रैम से, यानी हमारा जो रेडी क्यू है उससे बाहर निकल जाएगा, रनिंग होने के बाद में बाहर निकल जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, ये देखो क्रॉस, P1 P2 दोनों क्रॉस का मतलब है ये रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, इसको टर्मिनेट हमने कर दिया, और लास्ट में हमारा रह गया P3। अब आप ये देखिएगा कि P2 कहां कंप्लीट हुआ था, 8 पर, और P3 का हमारा टाइम कितना है, 8, यानी इसको हमने 8 टाइम अलॉट किया है, 8 माइक्रो सेकंड अलॉट किया है, तो ये अब उससे आगे वर्किंग करेगा, 8 + 8 यानी 16 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे आ जाते हैं, जेंट चार्ट एट T = 16, 0 से लेकर 5 तक फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, 5 से लेकर 8 तक सेकंड कंप्लीट हुआ था, 3 इसके अंदर ऐड हुए थे, और 8 + 8 में 16, यानी P3 हमारा 16 माइक्रो सेकंड पर जाकर के कंप्लीट हो गया। अब हमारा रेडी क्यू के अंदर क्या हुआ, रेडी क्यू ध्यान से देखिएगा, रेडी क्यू कर बनेगी T = 16 पर, P1 P2 P3 तीनों को हम क्रॉस कर देंगे, यानी तीनों प्रोसेस हमारे सीपीयू ने रन कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफसीएफएस का मतलब क्या है कि देखिएगा पूरी एल्गोरिथम में P1 P2 P3 जो पहले आ रहा है, पहले वो रन हो रहा है, फिर उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, फिर P2 उसको क्रॉस कर रहे हैं, फिर P3 उसको क्रॉस कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में, यानी किस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, या टोटल टाइम तीनों प्रोसेस को रन करने में कितना टाइम लगा सीपीयू को। ठीक है, आगे देख लेते हैं, देखो ध्यान से इस टेबल को देखें, ये जो टेबल है इसको देखें ध्यान से, P1 P2 P3 देखिए, AT BT CT TAT एंड WT, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है टाइम की। क्या, AT मतलब अराइवल टाइम, यानी कब प्रोसेस आए थे, BT मतलब बर्स्ट टाइम, CT मतलब कंप्लीशन टाइम, TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, और WT मतलब वेटिंग टाइम। चलिएगा, तो AT तो सबका सेम ही है, जो 000, BT जो ऑलरेडी हमको दिया गया है 5, 3 और 8। इसके बाद में CT कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं, कंप्लीशन टाइम यानी कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, तो देख लेते ध्यान से, पहला कहां कंप्लीट हुआ था, 5 यूनिट पर, देखो ध्यान से यहां पर। दूसरा कब कंप्लीट हुआ था, उसमें 3 हमने ऐड कर दिए थे, तो 8 यूनिट पे कंप्लीट जाकर के हुआ था, या 8 माइक्रो सेकंड में जाकर कंप्लीट हुआ था, कुछ भी कह सकते हैं। P3 कब कंप्लीट हुआ था, 16 सेकंड पे जाकर के। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ये रहा, तो ये P3 हमारा 16 पे जाकर कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं TAT, तो TAT कैसे निकालते हैं, TAT का फॉर्मूला जो निकालने का है, जो TAT हम लोग निकालते हैं, TAT निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, जो हमारा कंप्लीशन टाइम है, उस कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को घटा दीजिएगा, यानी CT माइनस 80। तो देखिएगा ध्यान से, 5 - 0 5, 8 - 0 8, और 16 - 0 16, तो ये हमारा TAT निकल के आ गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये हमारा TAT निकल के आ गया, और ये हमारा CT था। इसके बाद हमारा WT मतलब वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा, ये जो हमारा TAT है, ध्यान से देखिएगा, TAT माइनस BT, यानी TAT में से हम BT घटा देंगे, मतलब टर्न अराउंड टाइम में से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा WT, यानी वेटिंग टाइम। देखिएगा हमने यहाँ पे घटा दिया है, TAT देखिएगा कितना है, 5 - 5 0, आगे देखिएगा 8 माइनस और 16 - 8 = 8। इस तरह से हम वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, बेसिकली लास्ट में हम निकालेंगे एवरेज TAT यानी टर्न अराउंड टाइम एंड WT।
यानी वेटिंग टाइम। तो एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीजें निकल करके ये आई है, टीएटी निकल के आया है, डब्ल्यूटी निकल के आया है, इनको आपस में हम जोड़ करके और जितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज टीएटी और डब्ल्यूटी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, एवरेज टीएटी हमने यहाँ पे निकाला है 5 + 8 + 16 29.3, तो ये हमारा 9.66 ये निकल करके आ गया। और एवरेज डब्ल्यूटी यानी वेटिंग टाइम हमने निकाला, ये सारे हमने जोड़े, ध्यान से देखिएगा, 0 5 + 8 13/3 इज इक्वल टू 4.33 ms यानी माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह से हम एक कंप्लीट एफसीएफएस को समझ सकते हैं और उसका टाइमिंग निकाल सकते हैं और उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है एफसीएफएस का, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में चीजें आ गई हैं तो आप वीडियो को जरूर सब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि चैनल आगे बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूं। और भी आगे हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।